Assalamualaikum. My name is Ajaz Hussain and I welcome you all in this video. Today we will see in Lab 6 how to implement the 4 to 1 multiplexer in Quartus software. So we will see different techniques. So first of all we have gate level implementation. So here is our code, and let me first show you the code in Quartus software. So I have already pasted in here, and my compilation has been successfully completed. तो अब ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास ये हमारा ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो मैं बेसिकली आपको यहीं पे इसे समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड किया हुआ है उस कोड को, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास उसी तरह मॉड्यूल डिफाइन हुआ है और वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन हो गई है, और हमारे पास ये यहाँ पे वायर नॉट कंट्रोल और नॉट कंट्रोल 2 जो है ये हमारे पास उसकी इंटरनल वायरिंग को शो कर रहा है, और उसकी इंटरनल वायरिंग विद जो हार्डवेयर के एलिमेंट्स यानी वेरिएबल्स वगैरह होंगे उनके साथ। और अगर हम ऊपर जाएं और अपनी डायग्राम देखें 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर की, तो हम देखेंगे कि दो इनपुट तो हमारे नॉर्मल ही हैं, कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2, और लेकिन इन्हीं के साथ एक नॉट कंट्रोल 1 और नॉट कंट्रोल 2 भी लगा हुआ है जो आगे जाके एंड गेट्स के साथ मिल रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फिर नॉट के साथ ये लिखनी है वेरिएबल्स, और ये क्योंकि नॉट के साथ आ रही थी और आउटपुट उनका नॉट कंट्रोल होगा इस नॉट गेट का, और उसका जो इनपुट था वो कंट्रोल 1 था। तो उसके हिसाब से सिंटैक्स हमने वही यूज़ करके इसको यहाँ पे डिफाइन करवा दिया। और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वही है कि जो चीज़ यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है यहाँ पे एंड गेट के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। डब्ल्यू हमारे पास आउटपुट्स वगैरह हैं और ये सारे इनपुट्स आएंगे तो वो हमने यहाँ पे लिखनी है। और अब हम एंड मॉड्यूल कर देंगे। तो चलिए अब हम अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। कोड में हम सबसे पहले अपना RTL व्यू देख लेते हैं, और हमारा RTL व्यू यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में। ये हमारा RTL व्यू आ चुका है, और ये जैसे हमने वहाँ पे देखी थी उसी तरह हमारी डायग्राम यहाँ पे भी बन रही है। और इसके बाद चलिए अब हम अपनी वेव फॉर्म की तरफ चलते हैं। सो हियर इज़ आवर आउटपुट वेव फॉर्म। सो आई हैव प्लेस्ड कंट्रोल 1 एंड कंट्रोल 2 विच आर सिलेक्शन लाइन्स, और उसके बाद हमारे पास इनपुट थे int 1 int 2 int 3 एंड int 4, और हमारे पास आउटपुट के ऊपर है कंट्रोल लाइन्स को मैंने यहाँ से जो पीरियड है वो 100 और 200 के दे दिया, और उसके बाद सारी इनपुट्स 1 के ऊपर हैं चूँकि, तो हमारे पास आउटपुट पे ही 1 आना था। तो चलिए अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं अपने। और तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो है वो लॉजिक स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू है, और हम इसमें मल्टीप्लेक्सर जो है वो लॉजिक स्टेटमेंट्स के थ्रू बनाएंगे। लॉजिक स्टेटमेंट्स हमें पता है कि नॉट और एंड और इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम इसकी पूरे कोड बनाएंगे। तो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अभी हम इसको रन करके चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा कोड को देख लेते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। तो हमारे पास बेसिकली सबसे पहले उसी तरह हमारे पास हमने मॉड्यूल डिफाइन करवा दिया, और उसके बाद वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के बाद डिफाइन करवा दिया कौन सा वेरिएबल आउटपुट और इनपुट के लिए। और उसके बाद हमारे पास ये हमारी लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम जो है अपना पूरा मल्टीप्लेक्सर बनाने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास एंड मॉड्यूल यानी मॉड्यूल हम एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हमें देखने वाली है वो ये है कि अगर पहली स्टेटमेंट चूँकि हमने लिखी और उसके बाद हमने सेमी कॉलन नहीं डाला, यानी ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, तो दिस इज़ बेसिकली अ कंटिन्यूस असाइनमेंट टू दी वायर आउट। तो आउट वाली जो वायर है उसको हमने कंटिन्यूस अपनी वायरिंग दे दी है, और हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं कि भाई हमने मल्टीप्लेक्सर ऐसे करवाना है इम्प्लीमेंट, और आउटपुट पे हमारे पास एक ही वायर जा रही है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारा क्वार्टर्स में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे रन कर लिए और ये सक्सेसफुली इसकी कंपाइलेशन होगी। तो चलिए अब हम इसका RTL व्यू देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका RTL व्यू आ रहा है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी वेव फॉर्म इसकी कैसे आएगी। तो ये हमारे पास हमारी वेव फॉर्म आ चुकी है, और चूँकि हमारे पास मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग तो सेम ही है, चाहे हम उसको जैसे भी इम्प्लीमेंट करवाएं। तो हमारे पास जिस तरह पिछले मल्टीप्लेक्सर में हमने यहाँ पे अपने जो सेलेक्ट लाइन्स थी, ये कंट्रोल लाइन्स थी, उनको हमने पीरियड 100 एंड 200 कर दे दिया था, और इनपुट्स 1 कर दी सारी, तो हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है। तो सेम उसी तरह ही ये काम कर रहा है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अगला हमारा मेथड जो है वो केस स्टेटमेंट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू है। बेसिकली केस स्टेटमेंट जैसे हमने C++ में पढ़ी थी उसी तरह ही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रही है। बेसिकली केस इम्प्लीमेंट अगर मैं आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो ये है कि अगर हमारे पास हम एज्यूम करें कि फर्स्ट केस यानी पहली कंडीशन आ रही है तो उसके ऊपर हमें आउटपुट कैसा मिलना चाहिए, दूसरी कंडीशन आ जाए तो उसके ऊपर आउटपुट कैसा मिलना चाहिए, एंड सो ऑन। तो हम उसमें केसेस डिफाइन कर देते हैं कि अगर केस 1 होगा तो हमारा फंक्शन या हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो ऐसे रन करेगा, अगर केस 2 होगा तो वो ऐसे रन करेगा। तो वो हम डिफाइन कर देते हैं कि उसके आउटपुट पे क्या आना चाहिए फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये हमारा कोड है, और कोड का ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया हुआ है, और बेसिकली यहाँ पे वही सब कुछ बताया हुआ है जो मैंने बहुत आसान करके बता दिया आपको। और इसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको
क्वार्टर्स में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। सो बेसिकली हमारे पास ये कोड है और मैंने इसको रन कर लिया। तो चलिए अब हम इसका आरटीएल व्यू एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास कैसे सारे हमारे जो गेट्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, और ये हमारे पास मक्स का आ रहा है, तो उसकी तमाम इनपुट्स हैं और कंट्रोल्स हैं, और ये मक्स की ऐसी टाइप की बनी हुई है हमारे पास। तो चलिए अब हम इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं आउटपुट पे। सो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले वाले मिक्सेस की आउटपुट देख रहे थे, इस तरह इसकी भी आउटपुट बिल्कुल सेम ही है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट केसेस की तरफ चलते हैं। फर्दर मोर वी हैव 3 to 4 केसेस, और एज ए एग्जांपल के तौर पे हमें दिए गए हैं। तो अब हम उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और उनको भी देखेंगे कि उनके कोड कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्वार्टर्स में। सो बेसिकली हमें जो यहाँ पे पहले एग्जांपल में दिया गया वो ये है कि यूजिंग दी असाइन स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एंड पे ये जो क्यू आउटपुट है उसको असाइन स्टेटमेंट के थ्रू आउटपुट दिया जा रहा है। और डी सिलेक्ट का मतलब यहाँ से मैं ये समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम डी सिलेक्ट में डी जीरो सेलेक्ट करेंगे तो आउटपुट पे हमें जीरो मिल जाएगा, डी जीरो मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे हम वन सिलेक्ट करते हैं तो आउटपुट पे हमें डी वन मिल जाएगा। अगर हम टू सिलेक्ट करते हैं तो आउटपुट में हमें डी जो है वो 2 मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम 3 सिलेक्ट करते हैं तो आउटपुट पे हमें क्यू के ऊपर D3 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ये हमें असाइन स्टेटमेंट के थ्रू आउटपुट दे रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर को। और अब चलिए इसको हम देख लेते हैं कि क्वार्टर्स में हमारे पास ये कंपाइल हो रहा है मेरा कोड, और जैसे ही कंपाइल हो जाता है तो फिर मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कोड रन हो चुका है, और हम जो है वो अभी इसका आरटीएल व्यू देख लेते हैं एक दफ़ा। तो बेसिकली हमारा आरटीएल व्यू है सिलेक्ट 0 से 1 तक है, और D3 से 0 से 3 तक है, और जो है वो हमारे पास सिलेक्ट 1 या 0 ही हो सकता है, 2 बिट का ही होगा। और हमारे पास ये सिलेक्ट हैं और ये 4 बिट के होंगे क्योंकि क्योंकि हमारे पास इनपुट जो है वो हम 4 दे सकते हैं यहाँ पे, और आउटपुट पे हमें क्यों मिल रहा है। तो चलिए अब इसकी आउटपुट वेवफॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी आउटपुट वेवफॉर्म आ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे D3 को 1 सेलेक्ट किया था यानी चौथे बिट को, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में भी इसी तरह हमें फोर्थ वाला मिल रहा है जो 1 1 आ रहा है, और ये फोर्थ पे ही हमें आउटपुट पे 1 मिल रहा है। तो ये हमारी आउटपुट वेवफॉर्म आ चुकी है इसकी। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें बताएगी, हमें जो नए हमें टेक्निक बताइए वो ये है कि यूजिंग दी ऑलवेज ब्लॉक। इसमें बेसिकली हमारी बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, जैसे कि हमने इनपुट और आउटपुट डिफाइन करवा दिया और अपना मॉड्यूल डिफाइन कर दिया और अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। उसके अलावा पढ़ नहीं, हमने यहाँ पे अपना जो आउटपुट है उसको रजिस्टर यहाँ पे डिक्लेयर किया है। चूँकि हम पहले जो हमने डिस्कस की थी एग्जांपल, उसमें हम कॉन्टीन्यूस असाइनमेंट्स यूज़ कर रहे थे, तो इसमें यहाँ पे हम ऑलवेज ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, और इसका सिंटैक्स ये और ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमारे पास कोड में। और बेसिकली ये हमारे पास ऐसे है कि इसके ऑलवेज का यूज़ करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हमारा डी या सिलेक्ट जिस चेंज होगा तो हमारा क्यू जो है वो डी सिलेक्ट के बराबर हो जाएगा। अगर डी जो है वो 0 से 1 जाता है तो क्यू 1 पे आ जाएगा, डी 1 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यही कोड जो है वो हम देख लेते हैं क्वार्टर्स में और इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड पेस्ट कर लिया था और इसको कंपाइल कर लिया, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुके हैं। और अब हम इसकी आरटीएल व्यू देख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास इसका आरटीएल व्यू आ रहा है, जिसमें उसी तरह हमारे पास सिलेक्ट जो है वो 0 और 1 के दरमियान यानी 2 बिट्स का ही होगा, या 1 होगा या 0 होगी उसकी। और ये हमारे पास टोटल 4 कम्बिनेशन बना सकते हैं यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1। और हमारे पास डी पे 4 ही बिट का होगा, और हम क्योंकि 4 इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म कैसी आ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी वेव फॉर्म आ चुकी है, जो कि हमारा आउटपुट है क्यू। और चूँकि मैंने यहाँ पे डी में सबसे जो लोएस्ट था हमारे पास बिट वही चूज़ किया, यानी 0 D 0, और इसी वजह से हमें हमारे आउटपुट के ऊपर यहाँ पे जब भी 0 0 होगी सिलेक्ट लाइन तब हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है, और बाकी तमाम कंडीशन है वो 0 के ऊपर है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टेक्निक के नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल 3 जो है वो यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट्स है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम C++ में इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कि अगर ये हो तो आउटपुट ये आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ से कोड से समझाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ सिलेक्ट इक्वल्स टू 0 क्यू, यानी आउटपुट इक्वल्स टू 0। अगर हमारा जो सिलेक्ट है वो 0 के बराबर हो, तो जब 0 हो बेसिकली यहाँ पे 0 हो तो हमारा क्यू जो है वो D0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह इफ़ सिलेक्ट इक्वल्स टू 1 यानी सिलेक्ट 1 हो तो क्यू जो है वो D1 के इक्वल हो जाएगा, यानी क्यू को D1 जो है वो क्यू के ऊपर आ जाएगा। तो सेम उसी तरह हमने क्यू जो है वो अभी भी रजिस्टर टाइप का ही रखा हुआ है और तमाम अपने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करवा दिए हैं, और सेम सेंसिटिविटी लिस्ट के हिसाब से, यानी अगर हमारे पास सिलेक्ट चेंज होगा तो हमारे जो आउटपुट है वो भी चेंज होगा, और उसके ऊपर D इंटू सिलेक्ट
की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब हम क्वार्टर्स की तरफ आते हैं। क्वार्टर्स में मेरा कोड जो है वो कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद मैं फिर आपको वेव आउटपुट लेके दिखाता हूँ इसकी। सो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे ये कोड है, और इसका एक दफ़ा आरटीएल व्यू देख लेते हैं हम। ये आरटीएल व्यू आ गया हमारा, और ये हमारा आरटीएल व्यू है इसका। और चलिए एक दफ़ा इसकी हम वेव आउटपुट फॉर्म देख लेते हैं, और उसके बाद हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आ चुकी है, और यहाँ पे मैंने क्योंकि D2 को 1 किया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 के ऊपर जो है हमारे पास क्यू में, और सेलेक्ट लाइन जो होगी वो हमारी 1 और 0 होगा। सेलेक्ट 1 और जो सेलेक्ट 2 है वो 0 होगा यहाँ पे, तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी, और ये इसी तरह रिपीट होती रहेगी, और बाकी तमाम आउटपुट्स जो है हमारी वहाँ पे 0 है क्यू। तो चलिए अब हम अपने फाइनल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये जो आखिरी एग्जांपल है उसमें हमें बताया गया कि यूजिंग दी कंडीशनल स्टेटमेंट हम इसके थ्रू भी हम मक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें बेसिकली हमने नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। जैसे कि हम इफ़ यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सेलेक्ट इक्वल्स टू 0 क्यू इक्वल्स टू D0, इफ एल्स इफ सेलेक्ट इज़ 1 क्यू इज इक्वल्स टू D1। ये ऐसा ही है कि अगर हम स्टेटमेंट में देखते हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू ये हो तो आउटपुट में हमारे पास D0 आना चाहिए, और अगर हमारे पास सेलेक्ट की वैल्यू 1 हो तो D1 आना चाहिए, और अगर हमारे पास सेलेक्ट की वैल्यू 2 हो तो D2 आना चाहिए, और एंड पे हमारे पास जो है वो एल्स ही बचता है, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है, तो हम यहाँ पे एल्स यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हम एल्स ही यूज़ करते हैं। और इसका ये मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाए। तो चलिए अब हम इसका कोड देख लेते हैं क्वार्टर्स में, और यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। ये हमारा कोड है, और इसमें उसी तरह जिस तरह मैंने अभी पीछे बताया कि नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट यूज़ की गई है इफ़ एल्स की और एल्स इफ की। तो चलिए अब इसके एक दफ़ा आरटीएल व्यू देख लेते हैं कि इसका आरटीएल व्यू हमारे पास कैसा आ रहा है। और ये हमारे पास इसका आरटीएल व्यू है, और इसका एक तो चलिए अब हम इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देख लेते हैं, और उसके बाद हम डीमैक्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि डीमैक्स को कैसे बनाया जा सकता है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हमारी वेव फॉर्म आ चुकी है आउटपुट की, और सेलेक्ट के ऊपर मैंने उसी तरह अपनी वैल्यूज़ दे दी, और ये हमें 4 ही कम्बिनेशन बना के दे रहा है 0 0 1 0 0 1 1 1। और चूँकि मैंने डी जो लोएस्ट बिट है D0 सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये 0 0 के ऊपर हमें क्यू पे 1 मिल रहा है, यानी आउटपुट पे 1 मिलेगा, और बाकी तमाम कंडीशन पे हमारे पास 0 मिल रहा है। तो ये हमारी यहाँ पे वेव फॉर्म कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे हमारा मक्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम डी मक्स के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह अभी उसको डी मक्स को देखते हैं। अब हम डीमैक्स बनाएंगे, और डीमैक्स बनाने के लिए सबसे पहले जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी टेक्निक वो है गेट लेवल की। हमने उसी तरह जिस तरह हमने गेट लेवल में मक्स में देखा था, सेम उसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है। हमने गेट के साथ एंड के साथ लगा दिया, और सिंटेक्स में बता दिए कि हमारा इनपुट कौन सा है आउटपुट कौन सा है। और उसके अलावा हम यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है मक्स और डीमैक्स का वो एक ही है, और वो यह है कि जो हमारे पास इनपुट पहले हमारे पास जो थी वो 4 इनपुट्स होती थी प्लस 2 हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स होती थी, और आउटपुट हमारे पास एक ही होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनपुट जो है वो 3 है, यानी एक हमारे पास इनपुट है और 2 सिलेक्शन लाइन्स है उसी तरीके से, लेकिन इस दफ़ा आउटपुट हमारी जो है वो 4 हो जाएंगी। दिस इज जस्ट हमारे पास वो इन्वर्स हो गया मक्स का। और अभी मैंने यहाँ पे कोड लिखा है डीमक्स का गेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन का, और मैंने मॉड्यूल डिफाइन करवा दिया अपने नाम की, और क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि बाकी क्लास का कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो किसी और के साथ मैच ना करी, तो मैंने इस वजह से अपने नाम को मॉड्यूल डिफाइन करवा दिया। अपने हिसाब से मैंने जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। पहले भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम आई को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर सम अननोन रीज़न उसका आउटपुट हमें सही नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे एल मैंने यूज़ कर लिए, और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं एक्स और वाई की, और उसके अलावा मेरे पास 4 आउटपुट्स हैं, ये 0 से लेके 3 तक। तो चलिए अब हमारे पास ये रन हो चुका है हमारा। तो अब हम इसका आरटीएल व्यू एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली एक आरटीएल व्यू आ रहा है इसका, और हमारे पास जो वो हैं 3 इनपुट्स होंगी, यानी एक्स और वाई 2 सिलेक्शन लाइन है, आई इनपुट है, और हमारे पास 4 आउटपुट्स होंगी। और इसी तरह अब हम इसकी वेव फॉर्म पे आउटपुट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आ रही है, चूँकि मैंने सिलेक्शन लाइन्स के ऊपर यहाँ पे 0 है, तो ये हमारे पास 0 1 0 1 0 1 के साथ रिपीट हो रही है, और इसका जो वो पीरियड है वो 100 है, और इसी तरह वाई जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन बन रही है 0 0 1 1 0 0 1 1 एंड कंटिन्यू होगी। तो हमारे पास A3 जो है हमारा आउटपुट उसके ऊपर तभी 1 आएगा जब ये दोनों सिलेक्शन लाइन्स 1 होंगी, और यहाँ से इनपुट मैंने 1 दिया हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे A3 जो है वो आउटपुट हमें 1 देगा। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो लॉजिकल स्टेटमेंट्स के थ्रू थी। लॉजिकल स्टेटमेंट्स हमने पहले भी देखी थी मक्स बनाते हुए, और उसमें तभी मैंने बताया था कि हम लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करके हम इसकी मक्स की पूरी वो प्रोग्राम बनाएंगे, और उसी तरह सेम उसी तरह बस मैंने जो है वो डी मक्स का बना दिया। डिफरेंस यहाँ पे उसी तरह पिछले वाले की तरह सेम ही है कि हमारे पास आउटपुट जो थी वो पहले सिर्फ वन होती थी, क्यू होती थी, और हमारे पास इनपुट सिलेक्शन लाइन समेत 4 इनपुट्स होती थी। तो इस तरह हमारे पास इनपुट एक ही है विद सिलेक्शन लाइंस, तो ये टोटल 3 इनपुट बन जाते हैं, और आउटपुट के ऊपर हमारे पास टोटल 4 आ जाते हैं। और उसी तरह मैंने अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो देखिए, और इसको मैं रन कर चुका हूँ, ये कंपाइलेशन इसकी हो चुकी है। तो अब हम एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहाँ से RTL व्यू देख लेते हैं। ये इसका एक RTL व्यू आ गया हमारे पास और हमारे डीमक्स का, और हम इसके बाद इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक जो थी हमारी वो केस स्टेटमेंट के साथ है, और मैंने यहाँ पे कोड लिखा है और उसको मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ एरर। तो मैं एक दफ़ा ये देख लूँ और उसके बाद फिर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास वहाँ पे एरर आया था, तो मैंने वहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना भूल गया था मैं, तो मैंने वो लगा दिया। और हमारे पास ये RTL व्यू है, और इसकी अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी आउटपुट वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट वेव फॉर्म आ चुकी है, और ये भी हमारी उसी तरह जिस तरह हमने पहले वाली देखी थी उसी तरह की है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट वाली सिमुलेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हमने। ये हमारी लास्ट कंडीशन है जो है इफ एल्स के थ्रू, और सेम उसी तरह जिस तरह हमने मक्स को इम्प्लीमेंट किया था इफ एल्स की स्टेटमेंट के थ्रू, इसी तरह हम डी मक्स को भी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं इसको रन कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी वेव आउटपुट देख लें। यहाँ पे हमारी कंपाइलेशन कंप्लीट होगी और मैंने इसका RTL व्यू निकाल दिया, ये इसका RTL व्यू है, और अब हम इसकी वेव आउट फॉर्म देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी वेव आउटपुट फॉर्म आ रही है, और यहाँ पे हमारा डीमक्स का भी कंप्लीट हो जाता है पोर्शन। So that's all from my side. If you have any questions, please do write them in the comment section. I would love to answer them. Till next video, Allah Hafiz.